नमस्कार, इंडिया हेड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। बटोगे तो कटोगे। जी हां, मंत्री विजय वर्गीय इंदौर में आयोजित सादगी गरबा महोत्सव में शामिल होने पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने कहा कि योगी जी ने सही कहा है, बटोगे तो कटोगे। आने वाले 25 साल बाद हमारे बच्चों के लिए बेहद खतरनाक हैं। जिस प्रकार देश की डेमोग्राफी बदल रही है, कुछ राजनीतिक दल तुष्टीकरण की नीति के कारण देश में अशांति फैलाने वाले लोगों को संरक्षण दे रहे हैं। बहुत जरूरी है कि हम सनातन धर्म के साथ चलें। उन्होंने आगे कहा कि हरियाणा की जनता ने बता दिया है कि नहीं बटेंगे, इसलिए आप सभी से निवेदन है, गंभीरता के साथ विचार करें। हमारे धर्म, परंपरा, आध्यात्मिक शक्ति विश्व में सर्वश्रेष्ठ है। विश्व को शांति का मार्ग अगर कोई दिखा सकता है तो वो है भारत। ये कट्टरवाद है जो सारी दुनिया में युद्ध से अशांति और अराजकता फैला दिया गया है। कैलाश विजयवर्गीय ने यह भी कहा कि योगी जी ने सही कहा है, बटोगे तो कटोगे, और हरियाणा की जनता ने यह साबित भी कर दिया। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि विचारें, गंभीरता के साथ विचार करें, चिंतन करें। हमारे धर्म, हमारी परंपरा, हमारी आध्यात्मिक शक्ति, हमारे धर्म गुरु और हमारे धर्म ग्रंथ विश्व में सर्वश्रेष्ठ है। कट्टरवाद ने युद्ध के माध्यम से अशांति फैला दी है और विश्व को अगर शांति का मार्ग कोई दिखा सकता है तो भारत। जिस प्रकार देश की डेमोग्राफी बदल रही है और जिस प्रकार कुछ राजनीतिक दल तुष्टीकरण की नीति के कारण देश में अशांति फैलाने वाले लोगों को संरक्षण दे रहे हैं, बहुत जरूरी है कि हम सनातन धर्म के साथ चलें। योगी जी ने सही कहा है, बटोगे तो कटोगे, और हरियाणा की जनता ने बता दिया कि नहीं बटेंगे। और इसलिए आप सबसे भी निवेदन है, विचारें गंभीरता के साथ, विचार करें, चिंतन करें। हमारे धर्म, हमारी परंपरा, हमारी आध्यात्मिक शक्ति, हमारे धर्म गुरु, हमारे धर्म ग्रंथ विश्व में सर्वश्रेष्ठ है। और विश्व को अगर शांति का मार्ग कोई दिखा सकता है तो वो भारत है। तो सुना आपने, बटोगे तो कटोगे। मंत्री विजय वर्गीय जो कि गरबा महोत्सव में शिरकत करने पहुंचे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बदलती डेमोग्राफी पर विचार करें। योगी जी ने सही कहा है, बटोगे तो कटोगे। हालांकि आपको बता दें कि हरियाणा के असंध में कांग्रेस बांटने का काम करती है। ये जो बयान जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया तो ये काफी पॉपुलर भी हुआ और हरियाणा में जो जीत हुई बीजेपी की, उसके बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने उसी का हवाला देते हुए कहा कि अगर आप बटेंगे तो कटेंगे, और हरियाणा की जनता ने ये साबित करके दिखाया है। और चलिए सीधे रुख करेंगे, हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं। अनिल बुलचंदानी जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनिल बुलचंदानी जी, बहुत स्वागत है इंडिया एड में आपका। नमस्कार। धन्यवाद। और साथ ही जुड़ रहे हैं प्रदीप अहिरवार जी कांग्रेस से। प्रदीप जी, बहुत स्वागत है सर। नमस्कार जी। धन्यवाद। सबसे पहले अनिल बुलचंदानी जी, आपसे ही सवाल करना चाहूंगी। जिस तरीके से एक बार पहले भी इंदौर में ही मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने यह बयान दिया था कि बटोगे तो कटोगे और अगर नहीं बटोगे तो जिंदा रहोगे। डेमोग्राफी बदल रही है, 30 साल बाद धर्म युद्ध जैसा हालात हो जाएगा और कहीं ना कहीं अब एक बार फिर वही बयान दोबारा से सुनने मिल रहा है। क्या कहेंगे इस बयान को लेकर? देखिए, जब देश के मुख्य विपक्षी दल का नेता जी जातिगत जनगणना की बात करता है हिंदुओं के लिए, अल्पसंख्यकों की जातिगत जनगणना के विषय में बात नहीं करता जी, और भारत के बाहर जाकर भारत की संस्कृति को और भारत के लोकतंत्र को बदनाम करने का विदेशी षड्यंत्र, जैसा कि राहुल गांधी पर और कांग्रेस पर स्पष्ट आरोप है कि वो पाकिस्तान और चाइना के इशारे पर देश के अंदर अराजकता पैदा करने की कोशिश करते हैं जी। तो मुख्य राजनीतिक दल का यह दायित्व बनता है कि जनता को सचेत करें। बटोगे तो कटोगे। जो स्थिति आपने बांग्लादेश में देखी और कांग्रेस के नेताओं ने, मध्य प्रदेश के सज्जन सिंह वर्मा ने कहा था जी
ये कांग्रेस के नेता भारत के अंदर हिंदुओं की रोटी खाकर, हिंदुओं की रोटी से अपना पेट पालने वाले हिंदुओं को ही कटवाना चाहते हैं। इस प्रकार का षड्यंत्र ये एक बार नहीं कई बार कर चुके हैं। जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज तक कांग्रेस ने किया क्या? इस देश के हिंदुओं को, सनातनियों को बांटने के लिए भांति भांति की योजनाएं बनाई। वक्फ बोर्ड क्यों बनाया गया? गरीब मुसलमानों के कल्याण के लिए, ना कि कांग्रेस के कल्याण के लिए और तथाकथित अल्पसंख्यक कुछ नेताओं के कल्याण के लिए। आज तक इस देश का अल्पसंख्यक कहीं ना कहीं पीड़ित है और प्रताड़ित है, उन गरीबों को कुछ मिला नहीं जी। तो इस प्रकार की नीतियां जब इस देश के अंदर विपक्षी दल और फिर उसका मुखिया आज की तारीख में जो अपने आप को तथाकथित जलेबी का व्यापारी कहता है, तब देश के मुख्य राजनीतिक दल के नेताओं का यह दायित्व और कर्तव्य बन जाता है कि हम देश की जनता को सचेत करें, सावधान करें और अगर डेमोग्राफी कोई बदलने की कोशिश कर रहा है तो उसे नाकाम करें। जी प्रदीप जी क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की हमारे विजयवर्गीय जी मध्य प्रदेश में सरकार में मंत्री हैं, बड़े वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। जो बयान उन्होंने दिया है तो मैं यही कहूंगा कि ये उनके मानसिक दिवालियेपन का उदाहरण है जी। सनातन धर्म इतिहास उसका बड़ा है, इतिहास उसका गहरा है और भारत के हर हिंदू में, भारत के हर नागरिक में सनातन के प्रति गहरी आस्था है। जिस तरीके का बयान उन्होंने दिया है, ये मध्य प्रदेश के जो मूल मुद्दे हैं, मध्य प्रदेश जिस अराजकता से गुजर रहा है, जिस जंगल राज से गुजर रहा है, और मध्य प्रदेश की जनता हो और चाहे केंद्र में मोदी जी द्वारा भारतीय जनता पार्टी का शासन हो, हर जगह अशांति है। उन मुद्दों से भटकाने के लिए आज हमारे कैलाश विजयवर्गीय ये बयान दे रहे हैं। कौन बदल रहा है? कौन हिंदू को काटेगा? कौन हिंदू को बांटेगा? ये बताएं। कांग्रेस पार्टी देश की सरकार में 50 साल रही, कभी हिंदू धर्म को बांटने और काटने की बात नहीं है। प्रदीप जी, लेकिन उनका आरोप है कि जिस तरीके से मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जो बयान दे रहे हैं, अब वो हिंदुत्व को लेकर दे रहे हैं या फिर जिस तरीके से जो हालात बन रहे हैं बांग्लादेश में आप देख रहे हैं, जहां पर हम तो भारत में धर्मनिरपेक्ष की बात करते हैं, जहां पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक है ये बात की जाती है, वहां पर बांग्लादेश में जिस तरीके के हालात हैं जहां पर हिंदुओं को बख्शा नहीं जा रहा। अगर आप दुर्गा पांडाल लगाते हैं तो आपको जजिया टैक्स देना होगा, जो कि मुगल काल में चल रहा था। तो हिंदुओं को लगातार अल्पसंख्यक मानकर वहां पर अत्याचार हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर तमाम जो आध्यात्मिक गुरु हो या जो कि सनातनी है वो लगातार क्षुब्ध हैं, आक्रोशित हैं और इस तरीके के बयान लगातार कई गुरुओं के द्वारा भी देखे गए हैं। हालांकि जो अनिल बुलचंदारी जी ने राहुल गांधी जी के विषय में कहा, ये इस बारे में बहुत बातें हो चुकी हैं। हालांकि इंटरनेशनल पटल पर देश के विरुद्ध तो कोई बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो हालात बन रहे हैं दूसरे देशों में वो चिंतनीय है। लेकिन अगर ये बात हो रही है देश के डेमोग्राफी की या देश में जो हालात बदल रहे हैं वो ठीक है, लेकिन अगर आप किसी पार्टी विशेष को अगर टारगेट करके कहते हैं तो कहीं ना कहीं इसको लेकर सोचना होगा। जी प्रदीप जी। देखिए, विजयवर्गीय जी ये बताएं कि 10 साल से केंद्र में मोदी जी हिंदू हृदय सम्राट प्रधानमंत्री हैं। हमारे 25 साल से मतलब ये 5वां टर्म में भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश में इनकी सरकार है। तो मुझे ये बताएं कि जब आप लोग अपने आप को हिंदुत्व का ठेकेदार बोलते हैं, करब तो हिंदुत्व का आप लोग पेटेंट लेके घूमते हैं, तो हिंदू खतरे में क्यों, हिंदू बटने की स्थिति में क्यों आ गए? क्यों ऐसे बयान दे रहे हैं? क्यों भय और अराजकता का माहौल भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार और वरिष्ठ नेता फैला रहे हैं? ये समझ से बाहर है। जो मध्य प्रदेश के और देश के जो मुद्दे आज आप देख सकती हैं, उप मुख्यमंत्री का एक करीबी व्यक्ति 1840 करोड़ की ड्रग मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पकड़ाई जाती है। कल ही एक कांग्रेस के पार्षद को घर में घुसकर गोली मारी जाती है। किस तरीके से मुरैना में एक टीआई महिला जब अपनी फरियाद लेके जाती है उसको लात मारी जाती है। इनके भारतीय जनता पार्टी के विधायक देवरी के कल रात में इस्तीफा देते हैं जी। आपके बिश्नोई जी जबलपुर में वो बोलते हैं कि पूरा मध्य प्रदेश शरणम गच्छामी हो चुका है शराब माफियाओं के आगे। तो ये जो मूल मुद्दे, इन मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी का जो स्टंट हमारे कैलाश विजयवर्गीय जी ने कहा है, हिंदू मजबूत है, हिंदू एक है और सनातन धर्म पर कहीं कोई आंच नहीं आ रही है। सनातन धर्म में लोगों की आस्था है, लेकिन जो मूल मुद्दे प्रदेश की, उन प्रदेश के मूल मुद्दों से भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस हो, हमेशा से इनका मकसद रहा है कि
जनता का ध्यान कैसे भटकाएं। तो जी इस तरीके अनिल की जी, बयानबाजी आती ये रहती है। सवाल पहले भी कई बार उठ चुके हैं कि तमाम जो जनता से जो मुद्दे जुड़े हुए हैं, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे जिस तरीके से महिला अत्याचार का मामला लगातार बढ़ रहा है, या फिर बात की जाए जिस तरीके से नशाखोरी का यहाँ पर व्यापार बढ़ रहा है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं। और सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं, हिंदुस्तान के पटल पर देखा जाए जहां पर लगातार इस तरीके के, चाहे वो बीजेपी शासित राज्य हो या फिर दूसरी सरकारों में, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये सवाल बार बार बीजेपी के सामने आता है कि सिर्फ मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरीके के बयान दिए जाते हैं, हिंदुत्व को लेकर, पहले राम मंदिर के मुद्दे को लेकर, क्या कहेंगे आखिर इस तरीके के बयान देने से? और जिस तरीके से हरियाणा के परिप्रेक्ष्य की बात करें तो जम्मू और हरियाणा दोनों जगह चुनाव थे, एक जगह जहां पर आप जीते, एक जगह आप हारे। आप हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में आप कह रहे हैं कि हरियाणा की जनता समझ गई है कि हमें एकजुट रहना है, बटेंगे तो कटेंगे। और कहीं ना कहीं इस बयान को लेकर कहा जा रहा है कि 2029 तक ये बयान जो है आगे रहने वाला है और यही हिंदुत्व का मुद्दा बनेगा। सुनीता जी, सबसे पहले तो मैं एक एक करके आपके हर सवाल का जवाब दे रहा हूं। मेरे साथी मित्र 25 साल से भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार है। इन्होंने पूरे मध्य प्रदेश के अंदर झूठ फैलाने की कोशिश की। कौन से भारत के ऐसे राज्य है जहां 25 साल से सरकार है और सरकार में मुख्य विपक्षी दल की कोई सुन नहीं रहा। जी ये जनता के बीच में जाते हैं, जनता इनको बार बार धिक्कार देती है, नकार देती है, निकम्मा करके भगा देती है, क्योंकि इनके पास संगठन नहीं है। इनका नेता जो है वो बालक बुद्धि है, इसलिए इनको नकार आता है। आपने बात अभी कही कि कश्मीर में सरकार बात कर रहे हैं सर, वही बात करें, किसी भी नेता के विषय में आप इस तरीके की टिप्पणी ना करें सर। सुनीता जी, देखिए, जहां तक आपने अभी कांग्रेस कश्मीर की बात की, कश्मीर के अंदर क्या स्थिति बनी? भारतीय जनता पार्टी के वोट भी बढ़े, सीटें भी बढ़ी, और कांग्रेस की 14 सीटों में से 7 सीटें हो गई। वहां हमारी सरकार नहीं थी, हमारी सरकार हरियाणा में थी, हमारी हरियाणा में सरकार बनी रही। क्यों? क्योंकि जनता ने देखा कि लोक कल्याणकारी कार्य देश की सुरक्षा के साथ इस देश की बहु बेटियों की सुरक्षा के लिए अगर कोई सक्षम है तो वो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व सक्षम है। अनिल जी, मध्य प्रदेश की स्थिति देख लीजिए। जी जी, आपकी इसी बयान पे बात कर रही हूँ। मध्य प्रदेश की स्थिति देख लीजिए, जहां पर छोटी छोटी बच्चियां, आज देखिए कन्या पूजन हो रहा है, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश की ये बदकिस्मती जहां पर स्कूल जाने वाली बच्चियां सुरक्षित नहीं है, कॉपी लेने घर से निकली गई जो बच्ची है वो घर लौटेगी या नहीं, ये माता पिता इस बात को लेकर आशंकित है। आप कह रहे हैं कि हरियाणा में बहु बेटियां सुरक्षित है, मध्य प्रदेश में कहां सुरक्षित है सर? आप ही जवाब दे दीजिए। देखिए, ऐसा है कि पूरे भारत के अंदर जितने भी असामाजिक तत्व हैं उनके ऊपर कठोर कार्रवाई का कानून किसने बनाया? कांग्रेस के समय में जो कानून थे आज सख्त कानून है, किसी को भी बख्शा नहीं जाता है। अब अगर समाज के लोगों की मानसिकता अगर घृणित हो गई है तो उस घृणित मानसिकता के लोगों को जब हम कठोर कार्रवाई करने का कुछ प्रावधान लाते हैं तो कांग्रेस उसमें टांग अड़ाने का काम करती है। हर बार कांग्रेस का एक उद्देश्य होता है कि जो भी सत्ता पक्ष कर रहा है उसका विरोध करना है, क्योंकि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई विधान, कोई बिल ला रही है तो उस बिल का विरोध करना है। भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकार है, अगर कोई भी ऐसा घृणित कार्य होता है कठोर कार्रवाई होती है। जहां तक अभी आपने ड्रग्स की और नशे की बातें की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, कठोर कार्रवाई हुई, गिरफ्तारी हुई है, और जो नशे का कारोबार कर रहे थे उन पर लगाम लगाई गई है। और इसी की जगह कांग्रेस की सरकार होती तो खबर ही बाहर नहीं आती, लेन देन करके मामले। अनिल जी, चलिए उस विषय पे हम बाद में बात करेंगे। हालांकि बहुत बात हो चुकी है इस विषय पे, जहां पर 1840 करोड़ रुपए तक आप इंतजार करते रहे। एक फैक्ट्री जो इंडस्ट्रियल एरिया में संचालित होती रही, फलती फूलती रही, उसके बाद जब गुजरात और दिल्ली की टीम पहुंची उसके बाद मध्य प्रदेश पुलिस और सरकार जागी। चलिए उस विषय में बाद में बात करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो चिंता आप जाहिर कर रहे हैं, जिस तरीके से आप कह रहे हैं लगातार, इससे पहले भी इंदौर में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बयान दिया था कि लगातार डेमोग्राफी बदल रही है। तो सर, इसको भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है, सुधारने का भी काम करे, लगातार इस दिशा में क्यों नहीं कार्य किए जा रहे हैं? इस तरीके के बयान देने से कितनी सुधार होता आपको नजर आ रहा है? देखिए, आसाम के अंदर हमारी सरकार है जी, हमने वहां पर देखिए जो भी जिस प्रकार के लोग अगर मध्य प्रदेश या गुजरात में भी कुछ ऐसे लोग जो घुसपैठिए के रूप में आए हैं, घुसपैठ को समर्थन करने वाली ममता बनर्जी को समर्थन कौन देती है? कांग्रेस। और वहां से घुसपैठ होता है और धीरे धीरे उनके आधार कार्ड और उनके बनाकर देश के अंदर फैलाने का काम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध करती है। और भारतीय जनता पार्टी जहां जहां पर भी सरकार है किसी भी गैर कानूनी कार्य को नहीं करने देती है। इसलिए हमने कहा है कि देखिए,
प्रदीप जी। बटोगे तो कटोगे का मतलब ये नहीं है कि केवल उसमें भारत का केवल सनातनी हिंदू है। जी। संगठित रहने के लिए कहा गया, अगर देश का मुसलमान इस देश के हिंदू के साथ रहकर संगठित रहकर कार्य करना चाहता है तो उसका स्वागत होता है, परंतु देश के अंदर रहकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाएंगे तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। अगर इशारा किया जाता है तो उन तत्वों के खिलाफ इशारा किया जाता है जो देश के टुकड़े करने का प्रयास करते हैं, जिसमें राहुल गांधी और कांग्रेस का मुख्य योगदान है। तो देश को बांटना चाहते हैं। प्रदीप जी का भी जवाब सुन लेते हैं। जी अनिल जी, और इस प्रकार से हरियाणा में जनता ने सबक दिया है। सुन लीजिए बावजूद इसके, क्योंकि राहुल गांधी के इशारे पर कांग्रेस चल रही है, जो कि चाइना और पाकिस्तान के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, इस मानसिकता को देश का कांग्रेसी नेता भी बर्दाश्त नहीं करेगा। जी प्रदीप जी, देखिए क्या है, अनिल जी बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा है। जोर जोर से चिल्लाने से यथार्थ और वास्तविकता नहीं बदलेगी। अनिल जी, आप कह रहे हैं कि घुसपैठिए आ रहे हैं, तो आपके अमित शाह, जो आप अपने आप को चाणक्य कहते हैं, आप सब लोग, अमित शाह जी गृह मंत्री हैं और आपकी सरकार 10 साल से है। आप क्या कर रहे थे? पूरे अर्धसैनिक बल आपके अंडर आते हैं। तो कहीं ना कहीं देश के लोगों में एक भ्रम फैलाना, एक झूठ फैलाना कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की रक्षक है, डेमोग्राफी बदल रही है, तो पूरा का पूरा सरकारी तंत्र इनके हाथ में है। कहीं कोई अगर घटना होती है तो सरकार कार्रवाई करे। किसने रोका है सुनीता जी? जहां तक रही बात, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा संविधान के तहत भाईचारे की बात की है, बंधुत्व की बात की है और आगे भी करेंगे। लेकिन देखिए प्रदीप जी, भाईचारे की बात तो हम करते हैं, हम हमेशा बात करते हैं कि भारत बुद्ध की भूमि है, युद्ध की भूमि नहीं है। लेकिन जो हालात बदल रहे हैं सर, कहीं ना कहीं सोचने की आवश्यकता है। कहीं आपको नहीं लगता जिस तरीके से लगातार हिंदू मुस्लिम एक होकर रहें, ये बात हम भी करते हैं। और देखिए, आप भी अगर चाहे नवरात्रि का पर्व हो या फिर ईद होती है, हम मिलकर वहां पर सेवई भी खाते हैं, दिवाली की गुजिया भी खाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे तत्व हैं जो लगातार हिंदुस्तान में शांति को भंग करने का प्रयास कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये सिर्फ किसी पार्टी का विषय नहीं है, बल्कि एक हिंदुस्तान होने के नाते, भारत के वासी होने के नाते ये सबको सोचने की आवश्यकता है कि हिंदू मुस्लिम मिलकर तो रहें, लेकिन कुछ ऐसे तत्व हैं जो कि हमें आपस में लड़वाने का काम करते हैं, भिड़वाने का काम करते हैं। वो लोग जो हैं, अगर उनको टारगेट किया जाता है तो मिलकर इस मुद्दे पर एक होना चाहिए। प्रदीप जी। सुनीता जी, देश की एकता और अखंडता के प्रति कांग्रेस खड़ी है, सजगता के साथ, ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ। फिर बार-बार ये क्यों कहते हैं कि जो बीजेपी है हिंदुत्व का मुद्दा लेकर खड़ी है? देखिए, हिंदू आप भी है, हिंदू भारतीय जनता पार्टी भी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर हिंदुत्व के खिलाफ, अध्यात्म के खिलाफ अगर कोई ऐसे एक्शन लिए जाते हैं तो पार्टी से हटकर एक भारतवासी होने के नाते सोचना होगा। अगर कोई धर्म का व्यक्ति, किसी जाति का व्यक्ति देश के एकता अखंडता और किसी जाति का, किसी धर्म का अपमान करता है, कानून कार्रवाई करे, कांग्रेसी हमेशा उसके साथ रहेगा। लेकिन देश के जो मूल मुद्दे हैं, देश की जो समस्या है, चाहे किसानों की हो, चाहे रोजगार की समस्या हो, चाहे महिला उत्पीड़न के मामले हो, हमारे हिंदुस्तान की एकता भी एक बड़ा मुद्दा है सर, क्योंकि जो आसपास के हालात बन रहे हैं, सुन लीजिए प्रदीप जी सुन लीजिए, क्योंकि आप भी एक बड़ी पार्टी के नेता हैं और कहीं ना कहीं अगर देखिए हिंदुस्तान के आसपास जिस तरीके से बांग्लादेश के हालात बन रहे हैं, जिस तरीके से हम और भी देशों में हालात देख रहे हैं, युद्ध जैसी स्थितियां हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं अगर सचेत होने की आवश्यकता है तो निश्चित तौर पर यहां पर कांग्रेस, बीजेपी, सपा, तमाम पार्टियों से इतर होकर एक भारतवासी, हिंदुस्तान के जो तमाम नागरिक हैं उनको कैसे सुरक्षित रखा जाए, उनमें कैसे एकता होनी चाहिए, ये बात होनी चाहिए, ना कि आपस में राजनीति चमकाने के लिए भड़काने वाले भाषण होने चाहिए। भड़काने वाले भाषण तो हमारे कैलाश विजयवर्गीय जी दे रहे हैं। पूरा देश, पूरा प्रदेश शांति का टापू है, कहीं कोई अराजकता नहीं है, कहीं कोई सांप्रदायिकता नहीं है। कैलाश विजयवर्गीय इस तरीके के बयान देके लोगों के दिलों में डर पैदा करने का काम कर रहे हैं। और मैं तो ये कहूंगा कि मुख्यमंत्री जी ने बुलाकर कहें कि ऐसे बयान देने की मध्य प्रदेश में जरूरत क्या आ चुकी है। आप सरकार में है, आपका काम है शांति स्थापित करना, व्यवस्था स्थापित करना, आपका काम है कानून की व्यवस्था लागू करना। और जब एक मंत्री, जिम्मेदार मंत्री ऐसा बयान दे रहा है और जिसका कोई सामने उदाहरण नहीं है, आप लोगों के मन में डर पैदा कर रहे हैं। तो मैं तो ये चाहूंगा, उदाहरण बहुत सारे हैं सर। प्रदीप जी आंख बंद करके बैठे हैं आप सर। उदाहरण बहुत सारे हैं जहां पर जब रैलियां निकलती हैं, हिंदू वहां पर पहुंचते हैं तो पथराव होते हैं, फिलिस्तीनी के नारे लगाए जाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर कोई ऐसे तत्व है तो वो सारी पार्टियों की जिम्मेदारी होती है एक अच्छा विपक्ष होने के नाते। कहीं ना कहीं आपको भी इस बात पर नजर रखनी चाहिए कि हमारी शांति,
हमारी एकता को भंग करने वाला कोई भी ऐसा अपराध ना हो, चाहे अनिल मूलचंदानी जी हो या प्रदीप जी हो, ये सभी की जिम्मेदारी होती है। सर, आपको ऐसा नहीं लगता? सुनीता जी, मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति पूरे भारत में जी पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे लगाए, ऐसे व्यक्ति को फांसी देनी चाहिए। मैं खुद कह रहा हूं आपके मंच से, अगर कोई व्यक्ति हमारी देश की एकता और अखंडता को तोड़ने की बात करता है, किसी भी धर्म का हो, ऐसे व्यक्ति को तत्काल पुलिस कार्रवाई करे और कठोरतम सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये देश 1 अरब 40 करोड़ के भारतवासियों का है। और जो भारत में पैदा होता है, अगर वो किसी दूसरे देश के बारे में अगर ऐसी बात करेगा, दूसरे देश के जिंदाबाद के नारे लगाएगा, पुलिस कार्रवाई करे, सरकार किसी की भी हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, अन्य किसी दल की सरकार हो, अगर भारत में रहकर भारत विरोधी नारे लगाए जाएंगे, उस पर कानून कार्रवाई करे। लेकिन हाँ, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए कि हिंदुत्व खतरे में है और बटोगे तो कटोगे और एक रहोगे, तो इस तरीके का डर और भय सरकार का अगर मंत्री करता है तो कहीं ना कहीं बड़ा दुख होता है कि जिनके हाथ में सत्ता है, जिनके हाथ में कानून व्यवस्था है, शांति स्थापित करने का जिनके हाथ में जिम्मेदारी है, अगर ऐसे लोग अगर ऐसी बात करेंगे तो बड़ा मायूसी आती है। अनिल जी, आपकी अंतिम प्रतिक्रिया बोले सर। देखिए, प्रदीप जी ने बहुत अच्छी बात कही कि मुझे प्रसन्नता है कि कम से कम कांग्रेस का एक प्रवक्ता ये तो कहता है कि मध्य प्रदेश शांति का टापू है, या अराजकता नहीं है। कम से कम इन्होंने यह तो स्वीकार कर लिया कि मध्य प्रदेश के अंदर ऐसी परिस्थितियां हैं। परंतु विषय तब उठता है जब इस देश के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, तब कांग्रेस का कोई वरिष्ठ नेता, देखिए एक प्रवक्ता क्या बोल रहा है इसकी कोई अहमियत नहीं है, परंतु क्या कभी कांग्रेस के जिस बेटी ने कहा, प्रियंका जी ने, कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, कर्नाटक के अंदर बच्चियों के साथ अत्याचार हो जाता है, वहां चुप हो जाती हैं, वहां दही जम जाती है। अनिल जी, इस विषय पर अगर आप कहेंगे तो बहुत लंबी डिबेट हो सकती है सर, क्योंकि अगर हम भोपाल की बात करें, मध्य प्रदेश की राजधानी और शांति के टापू की जहां बात कर रहे हैं, यहाँ पर मध्य प्रदेश में भी बच्चियां सुरक्षित नहीं है। भले ही आप कितने बड़े और कड़े कानून की बात करें, लेकिन धरातल पर सब कुछ धराशायी है। लगातार पिछले 1-2 महीने से हम जो बच्चियों के साथ दुष्कृत्य देख रहे हैं, उसके लिए फिलहाल इस समय हम वो बात नहीं करेंगे, नहीं तो बहुत लंबी चर्चा हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर कोई बयान कोई जिम्मेदार नेता, कोई जिम्मेदार मंत्री देता है तो उसका क्या मतलब निकलता है। और सबसे बड़ी बात यह कि अगर आप बात कर रहे हैं देश के हित की और अगर आप बात कर रहे हैं आध्यात्म की, हिंदुत्व की, तो सबसे बड़ा बात यह कि यहां पर राजनीति चमकाने का मुद्दा नहीं होना चाहिए या फिर उसका कोई राजनीतिक फायदा उठाने वाली बात नहीं होनी चाहिए कि हरियाणा में हम इसलिए जीते हैं क्योंकि वहां पर जनता ने इस बात को माना, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने यह भाषण दिया था। तो सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ना तो कटेगा और ना ही बटेगा, भारत अखंड था, अखंड रहेगा। हमारे साथ प्रदीप जी जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल जी, आपका भी धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं भारत के लिए यह सोचने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, भारत अखंड भारत रहेगा। और इसी के साथ हम इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। दीजिए इजाजत, नमस्कार।